अच्छा, ये जो है ये अब तो इसमें जो अब्राहम अकॉर्ड का नाम रखा गया, अब्राहम अकॉर्ड में और अब जो माहिदा होने जा रहा है इसमें फ़र्क है जो बाइडन दौर में हुआ, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड में ये था कि मुख्तलिफ मुल्कों के साथ मुख्तलिफ डील हो रही थी। कि एक मुल्क के साथ डील हुई, सूडान के साथ उन्होंने कहा जी वो हमारे ऊपर से पाबंदियाँ ख़त्म कर दें तो हम मान लेते हैं, उनके साथ हुआ तो उन्होंने कहा ये कर दें, उन्होंने कहा ये कर दें, उन्होंने कहा ये कर दें। लेकिन ये जो बाइडन दौर में माहिदा हुआ और जो अब भी चल रहा है आगे, इसका इख्तिताम जो है वो दो रियासती हल पे होना है। और दो रियासती हल वो है जिसको तमाम दुनिया, हमास पहले नहीं मानती थी। हमास की तरफ से एक जो है वो काफ़ी ये था कि हम ये टू स्टेट सॉल्यूशन को नहीं मानते, लेकिन 2017 में फिर ये हुआ कि जब ये कतर में इस्माइल हनिया शहीद और खालिद मिशाल और ये जब ये सारी शख्सियत बैठी तो 2017 में हमास ने भी टू स्टेट सॉल्यूशन को इंडोर्स कर दिया था। तो ये टू स्टेट सॉल्यूशन जो है ये सारा इसमें अरब और पाकिस्तान उस टू स्टेट सॉल्यूशन का हिस्सा है, टू स्टेट सॉल्यूशन का हिस्सा है। और उसमें दो रियासतें बनेगी। जो फ़लस्तीनी रियासत होगी उसका दारुल हुकूमत जो है वो यरूशलेम होगा, और बाकी जो है वो फिर इसराइल के साथ कौन सा मुल्क कैसे ताल्लुकात रखता है कैसे नहीं रखता वो सारी वो अलग सी बात है। लेकिन जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने दौरा किया सऊदी अरेबिया का, तो उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने को शर्त नहीं बनाया। ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये इसराइल को तस्लीम करने को शर्त नहीं बनाया उन्होंने कि ज़रूर तस्लीम करना है, बल्कि उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट होगी ऐसे होगा। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप अब किसी वक्त कुछ भी कहें, तो बहरहाल अब्राहम अकॉर्ड में तो ये था ना कि बगैर किसी शर्त के आप उनके साथ ताल्लुकात बहाल कर लें। यहाँ पर ये कि बाइडन ने कहा कि टू स्टेट सोल्यूशन का मैप, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो दौरा किया उसने कहा कि हम तो सऊदी अरेबिया से डायरेक्ट मामलात करेंगे डिफेंस के, बाकी सारे मामलात इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इसराइल के साथ वो अलग मामलात हो रहे हैं आपके साथ अलग हो रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि वहाँ पर अब ये तासुर बना हुआ है कि भाई आप अब्राहम अकॉर्ड करें नहीं करें, तो अभी ये बड़ी फ्लूइड सी बात है। और जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ेंगे तो ये देखना ये है कि ये मामलात आगे किस तरह बढ़ रहे हैं। तो वहाँ से अगर दो रियासती हल पे ही सारी दुनिया मुत्तफिक है कि दो रियासती हल, और जिसमें हमास भी मुत्तफिक है, सब मुत्तफिक हैं। अच्छा, लेकिन देखना यह है कि वो क्या यरूशलेम के ऊपर और आगे कैसे बातचीत चलती है और ये सारे अब उनका जो ताज़ा तरीन जिस बात के ऊपर आके रुक गया है यानी हमास की तरफ से कल इसके ऊपर एक मौक़िफ़ आएगा बाकायदा कि क्या वो इस माहदे को तस्लीम करते हैं या नहीं करते। ये वो फाइनल प्रपोज़ल है जो आखिर में जिसका मुसवदा हमारे सामने। अच्छा, इसमें जो है वो ये है कि प्रपोज़ल फॉर गज़ा सीज़ फायर डील, ये प्रपोज़ल जो है ये टाइम लाइन सजेस्ट कर रहा है डील की। अब ये पहले से तो बिल्कुल अलग थलग हो गया है। पहले ये कुछ और था, एक हफ़्ता पहले तक ये तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी जंगबंदी होनी थी। और 4 अरब ममालिक ने, जिसमें मिस्र, यूएई, सऊदी अरबिया और कतर गालिबन, उन्होंने आके संभाल लेना था। और कई ने मतलब ये सारा जो है, और फिर उसके बाद जो है दो रियासती हल का ऐलान होना था, फ़लस्तीनी अथॉरिटी की रिफॉर्म्स होनी थी, ये सारा कुछ हो जाना था। लेकिन ये है कि अभी इस वक्त जो है वो नेतन्याहू के साथ जो है वो जिस बात पे नेतन्याहू अभी आमादा हुआ है, वो जो मुसव्वदा है वो ये है कि 60 दिन का एग्रीमेंट होगा। अच्छा, ये फाइनल बात हुई है। इसमें अब मज़ीद क्या तब्दीलियाँ आती हैं ये हमने देखना है। 60 दिन का ये होगा और इसमें ग्रेजुअल रिलीज़ होगी होस्टेजेस की और उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इसराइली फ़ौज भी है वो मुख्तलिफ़ इलाकों से उसका विड्रॉल शुरू हो जाएगा। और जो पहला दिन होगा जंगबंदी का उसमें 8 लोग रिहा होंगे, और साथ ही जो है वो जो 7वां दिन होगा वो 5 बॉडीज़ दी जाएंगी इसराइल को। फिर 30वें दिन जो है वो 5 और बॉडीज़ दी जाएंगी। 50वें दिन 2 और यरगमाली दिए जाएंगे। 60वें दिन जो है वो 8 डेड बॉडी दी जाएंगी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात जो मानी गई है वो ये है कि एक तो ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो गज़ा में यूनाइटेड नेशंस और हिलाल अमर के तहत दाखिल होगी। और वो जो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नामी जो ठग थे उनको निकाल दिया जाएगा बाहर। तो ये हिलाल अमर और यूनाइटेड नेशंस के तहत जाएगी। और ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि विद द रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस ऑन फर्स्ट डे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहले ही दिन जब हॉस्टेज रिलीज होंगे, यानी कितने हॉस्टेज में रिलीज होना है 8, तो 8 जैसे रिलीज होंगे तो इसराइली फ़ौज विड्रॉ कर जाएगी नॉर्दर्न गज़ा से, उसका इनखला शुरू हो जाएगा। और फिर वो सदर्न गज़ा तक निकलते आगे चली जाएगी।
और फिर ये जो है ये ऑफिशियल टॉक्स जो हैं ये 4 टॉपिक्स पे शुरू हो जाएंगी पहले दिन से। कंटिन्यू रिलीज ऑफ होस्टेजेस और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन गज़ा, वही 4 ममालिक। पोस्ट हमास गवर्नेंस, यानी वो जाहिर है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की अरसर-ए-नौ शक्ल दी जाएगी। और परमानेंट सीज़ फायर, तो यहाँ परमानेंट सीज़ फायर कर दिया गया है। इसमें से 2 स्टेट जो है उसके ऊपर वो ये लफ्ज़ इसमें से निकाल दिया गया है। और गारंटीज जो हैं इसमें इजिप्ट, कतर, अमेरिका और पर्सनल कमिटमेंट इसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से होगी। और ये स्टीव वित्कॉफ जो हैं वो नेगोशिएशंस को करेंगे। और अगर परमानेंट एग्रीमेंट हो गया तो तमाम होस्टेजेस फिर उसके बाद रहे होंगे। अच्छा, इसी दौरान एक और उन्होंने बात की है कि हमास की जो ऑफिसर्स हैं दोहा में और बाकी जगहों पे खलील अल हया और इब्राहिम दरवेश, इन सब से कहा जाएगा कि आप पब्लिक के सामने हथियार डालें। सिंबॉलिकली आप कहें कि जी हम ये दोहा में अपना हथियार रख रहे हैं, वहाँ हथियार रख रहे हैं, वहाँ हथियार रख रहे हैं, ताकि दुनिया के सामने ज़ाहिर हो कि हमास ने हथियार फेंक दिए हैं। अब जो गज़ा इसके ऊपर हमास कल अपना जवाब देगी बाकायदा। लेकिन बात आ रही है कि इसमें जो आज जिन लोगों से ये कहा है ना जिनसे हथियार डालने के लिए, वो आज उनकी एक बड़े हाई लेवल डेलीगेशन की टर्की में मुलाकात हुई है। और ये जो खलील अल हया हैं इनके बारे में मैं आपको ये बता दूं, खलील अल हया इनकी ख़ानदान के 8 लोग, जिसमें इनके वालिदैन, इनके बहन भाई, 8 लोग इनके ख़ानदान के एक ही हमले में 2007 में वो शहीद हो गए थे, इसराइल के हमले में। उसके बाद 2014 में इनका एक बहुत थोड़े दिनों के अंदर, एक दिन में इनका एक बेटा शहीद हुआ। दूसरे चंद ही रोज़ बाद इनका बेटा, बहू और पोता 4 साल का, वो शहीद हो गए। तो इनकी पूरी जो ख़ानदान है इनका, ये खलील हया का, वो तकरीबन शहीद हो चुका है। अब इनसे कहा जा रहा है कि जी आप पब्लिक के सामने हथियार डालें, तो इस बात पे तो किसी सूरत भी हमास तैयार नहीं होने जा रही है। और मेरे ख्याल से इससे पीछे हट जाएंगे, क्योंकि नेतन्याहू जा रहे हैं कि पब्लिकली अवाम के तौर पे, अवामी तौर पे जिच करूँ। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊँ कि अमेरिका के जहन में ये बात थी और अभी भी है प्रेसिडेंट ट्रंप के जहन में, कि वो नेतन्याहू को इस बात पर कायल करें कि तुम अपनी मकबूलियत के अरूज पे हो। और मकबूलियत के तुम चूँकि अरूज पे हो, तो इसलिए तुम इस के ऊपर राज़ी हो जाओ और इलेक्शंस की तरफ चले जाओ। पार्लियामेंट तुम्हारी तहलील हो जाए और तुम बहुत ज़बरदस्त आदमी हो, मैं तुम्हें सेफ पैसेज वहाँ से दे दूंगा। और इतना उन्होंने दबाव डाला अदालतों पे, मुकदमे ख़त्म करें, मुकदमे ख़त्म करो। यहाँ तक उन्होंने मैसेज कर दिया था, जब दिखाया भी था कि हम इसराइल की इमदाद, सबसे ज़्यादा अमेरिका इमदाद देता है इसराइल को, और अगर मुकदमे ख़त्म नहीं हुए तो इसराइल की इमदाद तक बंद हो जाएगी। तो उधर जज भी कांप उठे, उन्होंने कहा भाई इमदाद बंद हो जाएगी तो इसको मुकदमे को तो थोड़े दिनों के लिए रोको। तो 15 दिन की ब्रेक दी हुई है उन्होंने। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का ये है कि नेतन्याहू को किसी तरह से सेफ पैसेज मिल जाए। और मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, नेतन्याहू जो है ये कोई 8 अमरीकी सदूर के साथ ये इंटरेक्ट कर चुका है, ठीक, 8 अमरीकी सदूर के साथ। ये जो है ये 47 साल की उम्र में ये वज़ीर आज़म बना था 1996 में। एरियल शरोन को उस वक्त जो पोल्स थे वो ये कहते थे कि जी एरियल शरोन 51% पे है, ये 49%, बहरहाल ये लेकिन ये वज़ीर आज़म बनने से पहले जो है ये अमेरिका में सफ़ीर, इसराइल का सफ़ीर भी था। और ये नेतन्याहू जो है उससे पहले ही नायब वज़ीर ख़ारजा भी था, फिर ही वज़ीर आज़म बना। तो 96 से लेके, यानी पहला जो सदर जिसके साथ इसने काम किया, अगर हम बाकी भी मिला लें तो और सदूर बन जाते हैं, लेकिन जिसके साथ काम किया वो बिल क्लिंटन था, जिसके दौर में ये आया। और उस वक्त बताया में ऑस्लो अकॉर्ड वगैरह भी हुए, सारा सिलसिला हुआ। तो ये 96 से लेके आगे इसने काम किया। फिर उसके बाद ये सेकेंड टाइम ये बुश के दौर में, बुश का जो आखिरी दौर था उसमें ये 2009 में, और फिर ये ओबामा के साथ इसने कंटिन्यू किया। फिर